सो गाइस अभी तक हमने 4 सिस्टम ऑफ यूनिट देखे हैं। अब 2 हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखने वाले हैं। पहला हमारा प्लेन एंगल, दूसरा है हमारा सॉलिड एंगल, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है। पता नहीं बच्चे इसके अंदर क्यों कंफ्यूज होते हैं। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना गाइस, जिससे हमारे अंदर एक एनर्जी और मोटिवेशन आता है कि हमें इतना सारा काम करने के बाद भी आपकी याद रहती है कि बच्चे इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो हमें भी कंटिन्यू काम करना चाहिए। तो गाइस लाइक एंड कमेंट जरूर करके जाना। तो बात करते हैं दोनों एंगल की, दोनों सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब मान लो मैं यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये सर्कल का मुझे ये जो एंगल फाइंड करना है, वो एंगल मैं किस में फाइंड करता हूं? वो एंगल मैं फाइंड करता हूं प्लेन एंगल के अंदर। अब अगर मैं सॉलिड एंगल की बात करूं तो सॉलिड एंगल, अब स्पीयर के अंदर अगर मुझे एंगल फाइंड करना है तो मैं फाइंड करूंगा वो उसको किसके अंदर? सॉलिड एंगल के अंदर। ये मैं क्या बोल रहा हूं अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात तो अब मान लो ये मैंने एक सर्कल लिया, इस सर्कल का ये मुझे एंगल फाइंड करना है, जिसको मैंने थीटा में लिया। और ये क्या बन गया? ये आर्क बन गया, आर्क को हमने एस में लिया। और ये क्या बन गया? ये आप सभी को पता है सर्कल का रेडियस बन गया। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है। ओके, क्लियरली। अब आप बोलोगे बट सर इसके अंदर डी थीटा लिखा हुआ है, इसके अंदर डीएस लिखा हुआ है। तो देखो गाइस, अगर किसी भी चीज का फिजिक्स के अंदर, आगे धीरे धीरे मेरे साथ रहोगे तो क्लियर हो जाएगा, किसी भी चीज का एक छोटा सा पार्ट हम लेते हैं तो उस पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? डेरिवेटिव। तो मैं पूरे सर्कल के एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, एक छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं, इसीलिए मैंने थीटा नहीं लिया है, यहां क्या लिया है? डी थीटा लिया हुआ है। तो अब मैं ड्रॉ करता हूं, ये सर्कल का एक छोटा सा पार्ट में ले रहा हूं जिसका मुझे एंगल फाइंड करना है। तो उसके थीटा को मैंने क्या लिया? डी थीटा। क्योंकि कंप्लीट बॉडी का नहीं ले रहा हूं, कंप्लीट बॉडी का लेता तो थीटा लेता, बट मैं उसका एक छोटा सा पार्ट ले रहा हूं, इसलिए मैंने डी थीटा लिया। और उस छोटे से पार्ट का एक छोटा सा आर्क है जिसका मैंने डीएस लिया। अब अगर रेडियस की मैं बात करूं, आप बोलोगे सर यहां डी आर क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, पूरे सर्कल के अंदर रेडियस हर जगह सेम ही होगा। आर्क बड़ा छोटा हो सकता है पर रेडियस हर जगह सेम होने वाला है, इसलिए यहां डी आर नहीं लिया हुआ है। अब इसका सेम फॉर्मूला जैसा मैंने अभी बताया था, डी थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, हो गया ये फॉर्मूला, ऐसे आपके बुक में लिखा हुआ है। अब इसके डेफिनेशन की बात करो तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल है। इट इज द रेशियो ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। आर्क, ये आर्क है, ये सर्कल का आर्क है, आर्क ऑफ अ सर्कल टू रेडियस ऑफ अ सर्कल। और इसको हम मेजर किसके अंदर करते हैं? हम इसको मेजर करते हैं रेडियन के अंदर। किसके अंदर? रेडियन। और अगर मैं सिंबल की बात करूं तो इस तरह का सिंबल इसको दिया जाता है। तो दोनों चीजें मैंने बता दी कि प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और कैसे क्या होता है मैंने डेफिनेशन भी क्लियरली आपको बता दिया, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। नहीं तो बहुत सारे बच्चों ने ये डी के चक्कर में ही परेशान रहते हैं। अब चलो बात करते हैं हम दूसरा पार्ट, सॉलिड एंगल का पार्ट। सॉलिड एंगल का पार्ट मुझे बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा, मान लो ये स्फीयर, अब इसके अंदर तो मैं ये अभी जहां ड्रॉ कर रहा हूं वहां तो मैं आपको 3D दिखा नहीं सकता, बट आप समझ सकते हो कि स्फीयर, अब स्फीयर का ऐसे मैं बना दूं, उसमें से मैंने ऐसा पार्ट कट करके बाहर निकाला, ऐसा पार्ट कट करके मैंने क्या किया? बाहर निकाला। भारी बन गया, अच्छा बन गया। ऐसा पार्ट कट करके मैंने बाहर निकाला, तो ये ऊपर वाला सरफेस और ये वाला जो यहां वाला जो पार्ट है, इसका जो मुझे एंगल फाइंड करना है वही हमारा है सॉलिड एंगल। वही पार्ट हमारा क्या है? सॉलिड एंगल। समझ में आया? प्लस स्फीयर में से एक पार्ट मैंने कट करके निकाला, ये ऊपर का सरफेस जिसको आपको क्लियरली यहां दिख रहा है, ये ऊपर का सरफेस। और ये जो एंगल है, यही एंगल मुझे क्या करना है? यही एंगल मुझे क्या करना है? फाइंड करना है। तो यही हमारा एंगल कौन सा है? सॉलिड एंगल। किसका? स्फीयर का। अब डी के तो बारे में मैंने बताया है कि अगर मैं कंप्लीट बॉडी की बात करता तो मैं यहाँ जो साइन यूज करता वो ओमेगा बस यूज करता सॉलिड एंगल के लिए, और इसका फॉर्मूला हो जाता ये हमारा सरफेस, पोर्शन ऑफ अ सरफेस टू हमारा रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता। बट गाइस यहाँ हम एक पूरे बॉडी की बात नहीं कर रहे, उस बॉडी में से एक छोटे से एंगल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ डेरिवेटिव इसमें यूज करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इसलिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा, सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज एरिया ऑफ पोर्शन ऑफ अ सरफेस, मतलब एरिया ऑफ अ सरफेस टू स्क्वायर ऑफ अ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, एरिया ऑफ अ सरफेस टू स्क्वायर ऑफ अ रेडियस, और यही हमारा क्या है? सॉलिड एंगल। और इस साइन को जनरली बहुत सारे बच्चे 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जो अभी आए होंगे
वो क्या बोलेंगे, ओहम्स बोलेंगे। ओहम्स नहीं है भाई, ये ओमेगा है। ये क्या है, ओमेगा। क्योंकि हम जब 10th में से आते हैं ना तो हमें पुरानी चीजें याद रहती है, पर यहाँ क्या यूज होगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। और डेफिनेशन भी मैंने बता दिया, एरिया ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ सरफेस ऑफ अ स्फीयर टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, और ये क्या है वैसा भी मैंने क्लियर कर दिया कि स्फीयर का एक पार्ट निकाला गया है, और ये जो पार्ट निकाला गया है और यहां जो एंगल है, ये एंगल मुझे फाइंड करना है, और इसी को मैं क्या बोलता हूं, सॉलिड एंगल। क्लियर। अब चलते हैं आगे, आगे कुछ और पॉइंट्स जिसको हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो भाई बड़ा हो जाओ, ये क्या हो रहे हो, अच्छा हो गए। अब एक एक पॉइंट, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नया देखने को मिलेगा, जो मैं थोड़ा इसको और ऊपर कर दूं। हाँ, कन्वेंशन ऑफ ऐसा यूनिट, कन्वेंशन ऑफ ऐसा यूनिट। पहला, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। फिजिकल क्वांटिटी मतलब बताया था, जो मेजरेबल क्वांटिटीज होती है उनको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के जितने भी यूनिट्स है हम उसको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और न्यूटन को इसके सिंबल में हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। सही बात है। तो पहला रूल हमें पता चल गया। इसके अंदर कुछ नया रूल है जो आपको बहुत मजेदार लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा। और पहले प्लीज कमेंट में लिख के मुझे बताना कि कौन से ऐसे स्टूडेंट जिनको ये चीज उनको बहुत अच्छा लगा और फर्स्ट टाइम ये चीज पता चला। और ज्यादातर बच्चों को फर्स्ट टाइम ही पता चलेगा यार। फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विद स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम ऑफ पर्सन। ये आप ध्यान रखना। अगर मैं इंग्लिश में किसी का नाम आपको लिखने के लिए बोलूं, जनरली अगर मैं मेरा नाम बोलूं आपको लिखने के लिए, तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग वाला लेटर कैपिटल लिखोगे, PRADWP ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे। अगर मैं वही आपको बोलूं न्यूटन, मतलब फोर्स का यूनिट लिखो और फुल फॉर्म में लिखो। क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्स का यूनिट लिखो और फुल फॉर्म में लिखो, तो आपके दिमाग में पहला आएगा यार ये न्यूटन तो किसी पर्सन का नाम है, तो मुझे ऐसा लिखना चाहिए। तो भाई ये आप रॉन्ग हो जाओगे। अगर आप यूनिट को फुल फॉर्म में लिख रहे हो, फुल फॉर्म ध्यान से सुनना, अगर यूनिट को फुल फॉर्म में लिख रहे हो, अगर वो पर्सन का नाम है, फिर भी आपको स्टार्टिंग लेटर स्मॉलर में ही लिखना है। ये बात याद रखना है। ये कुछ नया आपको पता चल गया समझ में। अगर यूनिट को फुल फॉर्म में लिख रहे हो तो उसका स्टार्टिंग जो पहला लेटर होता है, इवन पर्सन का भी हो तो भी उसका पहला लेटर किस में लिखना है, स्मॉल में लिखना है, नहीं तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा रूल वाइज। अब दूसरा, डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म फॉर द सिंबल ऑफ ए यूनिट। सही बात है। अगर मान लो टोटल 3 फोर्स दिए हुए, 3 फोर्स दिए हुए, तो हम क्या एस थोड़ी लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म में थोड़ी लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखते हम। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अगर 3 यूनिट है, 3 न्यूटन है, तो हम 3 न्यूटन लिखेंगे। ओके, वहां उसको प्लूरल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर लिख रहे हो तो भाई गड़बड़ है सिस्टम में। अब दूसरा, आगे वाला, अगला, द यूनिट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी रिटन एज अ 1 रेशियो। इसका मतलब क्या है, देखो, द यूनिट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटीज इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी रिटन एज अ 1 रेशियो। इसका मतलब जैसे एक्सेलरेशन, ये वाले की बात करूं, 4th वाले का एक्सेलरेशन, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, नहीं पहले ऐसे बताता हूं मैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या होता है, पर सेकेंड। तो अगर आप ये देखो, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ये एक रेशियो आ गया, मीटर पर सेकेंड। अगर इस तरह के 2 रेशियो में बना के लिख रहे हो तो भाई वो इनकरेक्ट है। आपको इसको एक रेशियो में रखना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा आप लिखोगे मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ये भी सोचो एक रूल में आता है, एक रूल में आता है। अगर इस तरह से आप कहीं लिख के दिखाते हो कि मीटर पर सेकेंड, तो भाई वो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक ही रेशियो के अंदर लिखना है, नहीं तो वो सिस्टम आपका रॉन्ग हो जाएगा। आगे, डू नॉट गिव फुल स्टॉप आफ्टर अ सिंबल ऑफ यूनिट। हम जब भी सिंबल लिखते हैं, बहुत लोगों की हैबिट रहती है बार बार फुल स्टॉप लिखने की, बार बार वो फुल स्टॉप लिखने की हैबिट रहती है। तो क्या करते हैं पता, ऐसा लिखा, ऐसा लिखा, ऐसा कर दिया, ऐसा लिखा और ऐसा डॉट मार दिया, तो गलत है। ओके, ऐसा जूल लिखा और ऐसा डॉट मार दिया, गलत। ओके, और एक आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दूंगा लास्ट में, मैं देखना चाहूंगा कितने बच्चे उसका आंसर देते हैं।
इसके बाद गाइस, डू नॉट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट एंड सिंबल इन अ सिंगल यूनिट। ध्यान से सुना, ये बहुत प्यारा है। डू नॉट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल इन सिंगल यूनिट। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कुछ लोग ऐसा लिख रहे हैं, न्यूटन, हाँ सर सही तो लिखा है आपने, बोला ना अगर पर्सन का नाम है, अगर यूनिट फॉर्म में लिख रहे हो तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा किस में लिखने का, स्मॉल में लिखने का। बिल्कुल सही है। ये क्या है सर? ये रॉन्ग है। अगर आप दोनों फुल फॉर्म में लिख रहे हो तो दोनों फुल फॉर्म में लिखो। अगर एक फुल फॉर्म में लिख रहे हो और एक यूनिट में लिख रहे हो, एक सिंबल में लिख रहे हो, एक फुल फॉर्म में लिख रहे हो और एक सिंबल में लिख रहे हो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। या तो आप दोनों ही फुल फॉर्म में लिखो या तो दोनों ही सिंबल में लिखो। तो अगर ये लिख रहे हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। क्लियर? आपको क्लियर कट समझ में आ गया? कुछ चीजें और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इससे अलग, जिसको आपको पर्सन वाला वो जो ऊपर वाला था वो समझाऊंगा, उसको ध्यान से सुनना अच्छे से। अब पहले लास्ट वाला हम लोग कर लेते हैं। वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड एज मीटर, और देखो दिखाई दे रहा है डॉट, ये देखो आपको दिखाई दे रहा है ऐसे डॉट, ये पर इधर एक चीज भूल गए हमारे सिस्टम में, या -1 आएगा। अगर हम लिख रहे मीटर पर सेकंड, अगर हम ये पास में ऐसे करके डायरेक्ट लिख देते, ऐसे करके लिख देते, तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए या तो उसको गैप करके लिखो, या तो बीच में इस तरह से। बट अगर आप पास में ऐसा कर देते हो, ऐसा, आप सोचोगे सही है, नहीं भाई बिल्कुल गलत है। रूल वाइज ये रॉन्ग है। या तो बीच में गैप दे दो, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो, मीटर पर सेकेंड ऐसा लिख दो। बट अगर आप पास में लिखते हो तो उसका एक मीनिंग चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो सब चीजें मैंने बता दी। अब एक चीज जो मुझे बताना है, जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि अगर पर्सन का नाम है तो भी यूनिट में लिखने के टाइम, जब हम यूनिट लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल लिखने का। बट अगर मैं सिंबल में लिख रहा हूं तो आप देखो न्यूटन को मैं हमेशा कैपिटल ही लिखता हूं। ये बात याद रखना, जब मैं सिंबल में लिख रहा हूं तो न्यूटन को हमेशा किस में लिख रहा हूं, कैपिटल में ही लिख रहा हूं। अगर आप मुझसे लेंथ का यूनिट पूछते हो, तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, और मीटर किसी का नाम थोड़ी है, इसलिए हम उसको किस में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। सही बात है। अब केजी किसी का यूनिट थोड़ी है, केजी किसी का नाम थोड़ी, सॉरी यूनिट बोल रहा हूं, केजी किसी का नाम थोड़ी है। अगर मैं मास का यूनिट पूछूं तो आप बोलोगे केजी, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। बट केजी किसी का नाम होता है क्या? नाम है तो भाई बहुत सिस्टम में गड़बड़ है, नाम थोड़ी है। तो इसीलिए जब हम उसके सिंबल को लिखते हैं तो हम हमेशा स्मॉल में ही लिखते हैं। अगर आप कैपिटल में लिखते हो पहला लेटर तो समझ लो आप रॉन्ग लिखते हो। इससे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं। जब भी केजी लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल लिखते हैं। समझ में आया? तो एक चीज और समझ में आएगा कि हमेशा याद रखो कि कभी भी अगर आप सिंबल में लिख रहे हो, अगर वो पर्सन का नाम है तो कैपिटल में लिखना है। कब कैपिटल में? सिंबल की बात करो। जब सिंबल में लिख रहे हो तो पर्सन का नाम है तो कैपिटल में लिखना। उसके बाद जितना भी है, अगर वो पर्सन का नाम नहीं है तो सब किस में लिखना है, स्मॉल लेटर में लिखना है। किस में लिखना है? स्मॉल लेटर में। जैसे मैं आप सभी से अगर मैं बात करूं कि सिंपल सी बात है, देखो हम जब यूनिट लिखते हैं तो यूनिट लिखने के टाइम, जैसे मीटर, अगर वेलोसिटी की बात करें तो मीटर पर सेकंड, मीटर स्मॉल में लिखा, सेकंड। जूल अगर हम सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल जे लिखेंगे। बट अगर वही फुल फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल में। क्यों फुल फॉर्म में? क्योंकि जूल एक पर्सन का नाम है, इसीलिए हमने इसका फर्स्ट लेटर क्या लिया, स्मॉल में लिखा है। समझ में आया? तो इससे एक चीज समझ में आ गई कि जब भी हम फुल फॉर्म में लिखते हैं तो हमें सब कुछ हर बार फुल फॉर्म में लिखने टाइम हर बार स्मॉल में ही लिखना है। बट किस पे ज्यादा ध्यान देना है? जब हम क्या लिख रहे हैं, सिंबल लिख रहे हैं। सिंबल के अंदर अगर किसी पर्सन का नाम है तो कैपिटल में सिंबल देना है। बट अगर पर्सन का नाम नहीं है तो वो भी बाकी किस में रहेगा, स्मॉल में रहेगा। तो इतनी चीजें मैंने क्लियर कर दी और बाकी चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। और एक होमवर्क तो देना था ये जूल का ही, बट मैंने चलो आपको बता दिया। बट एक चीज जरूर मुझे बता दो, चलो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना। मैं देखना चाहूँ कितने बच्चे मोमेंटम का यूनिट लिखते हैं। और दूसरी बात गाइस, जितना हो सके वीडियोस ग्रुप में शेयर करो, लोगों तक पहुंचाओ। लोगों तक पहुंचाओगे तो हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा और बहुत सारी चीजें हम आप तक लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।